तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड बंदरगाह का जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। उसी के बिहाफ पर मैंने आपके लिए एक क्रैश कोर्स इनिशिएट किया है, जिसमें मैं आपको पहले तेज़ी से पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा चैप्टर वाइज, और उसके बाद हम उसके संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, एमसीक्यू जो आते हैं वो भी करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री से, यानी रासायनिक विज्ञान से। तो रासायनिक विज्ञान की जो पहली यूनिट है वो मैटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी मैटर और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो गुण हैं, उससे संबंधित है। ठीक है। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज यानी पदार्थ और उसके गुण से संबंधित है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हैंड रिटन नोट्स। उसी के माध्यम से मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा। तो देखिए, पहला टॉपिक है, मतलब पहली जो यूनिट है केमिस्ट्री की, वो पदार्थ और उसके गुण हैं। उसी पर संबंधित मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे कि पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ भार होता है, उसे हम पदार्थ की संज्ञा देते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो मार्कर है, डस्टर है, बोर्ड है, कुर्सी है, मेज है, हवा है, ठीक है, जल है। तो जो भी चीज स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ यानी मैटर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों, आपका ये टॉपिक आ जाता है कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या हैं। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुण क्या हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुण ये हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से, जैसे कोई पदार्थ है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर उसका निर्माण होता है, छोटे छोटे कणों से वो मिलकर बना होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, पदार्थ की। ठीक। नेक्स्ट ये है कि पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, यानी पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें जो है कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना के बियॉन्ड जाकर हैं पदार्थ के। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि पदार्थ क्या है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें डेफिनेशन पूछी गई है, तो उसी के बिहाफ पे ये बताना था कि पदार्थ है क्या, पदार्थ के भौतिक गुण क्या है। तो ये दोनों हमने चर्चा कर ली। तो फिर एक बार मैं बता देता हूँ। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, बाहर होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और ये कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये सब बातें हमने जानी। अब हम जानेंगे कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, पहली विशेषता है कि जो पदार्थ है वो जिन कणों से मिलकर बना होता है, तो थोड़ा थोड़ा गैप उनके बीच में होता है, यानी पदार्थ के कणों के मध्य कुछ स्थान पाया जाता है। ये टॉपिक है। ठीक। उसके बाद पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। तो दोस्तों, एक चीज ये थी, जो पहला पॉइंट था विशेषताओं में, कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? कुछ स्थान होता है। उसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास पानी है और उसमें हम चीनी घोलते हैं, चीनी डालते हैं, घुमाते हैं इसको, तो चीनी घुल जाती है। तो ये क्या दर्शाता है कि जल जल एक पदार्थ की अवस्था है, यानी द्रव है, पदार्थ है। तो उस जल के अंदर जब चीनी घुल जा रही है, इट मीन्स कि जल के कणों के मध्य क्या होगा? कुछ ना कुछ गैप होगा। वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। ऐसा कैसे पता चलेगा? जब हम पानी को गर्म होने रखते हैं तो पानी तेज तेज से बॉईल करने लगता है। इट मीन्स कि जो पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं? तापमान बढ़ाने पर उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी वो तेज गति से और चलने लगते हैं, गतिशील होते हैं। नेक्स्ट, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है। जैसे कि ठोस में देखा होगा आपने कि पदार्थ के कण एक दूसरे के पास पास रहते हैं, द्रव में थोड़ी दूर, फिर गैस में उससे दूर। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं, तभी तो वो बाउंड में रहते हैं, तभी तो कोई पदार्थ बनता है। ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि पदार्थ क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। जैसे कुछ इसमें लिखे हैं कि कुर्सी, वायु, प्रेम, सुगंध, घृणा, बादाम, विचार, ठीक है, और सर्दी, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, ये सब, ये पदार्थ हैं या नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा पदार्थ है। इसमें से कुर्सी
एक ठोस है तो कुर्सी पदार्थ है, वायु एक गैस की उसमें आती है, स्मेल जो होती है सुगंध वो भी गैस में आती है, और एक नींबू पानी वो द्रव में आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पदार्थ की संज्ञा इन्हें दी जा सकती है। उसके बाद हम चलते हैं कि एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो एक गोताखोर है वो किस तरह स्विमिंग पूल में आगे बढ़ता चला जाता है, तैरता जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किस चीज का। देखिए जो अभी हमने पढ़ा था पदार्थ की प्रॉपर्टी, कि पदार्थ के कणों के मध्य कुछ ना कुछ स्थान होता है दोस्तों। तो जैसे ही गोताखोर पानी में अपने हाथ झपकता है तो इसका मतलब पानी के कणों के मध्य क्या है, गैप है, और वो हाथ झपकते झपकते आगे चला जा रहा है। तो ये पदार्थीय गुण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं, यानी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोसों में, द्रव में और गैस में। ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं और गैस को गैसी कहते हैं। उसके बाद देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे ठोस, द्रव और गैस में हमने कंपेयर की है प्रॉपर्टी को लेकर। जैसे पहली है कि ठोस जो है उसके कण पास पास होते हैं, उससे थोड़ी सी दूर द्रव के कण होते हैं और बहुत ज्यादा दूर गैस के कण होते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि गैस सबसे ज्यादा स्थान घेरती है, जिसका कारण यही है कि उसके कण जो है दूर दूर होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। जैसे ठोस के जो कण होते हैं, अभी हमने पढ़ा वो पास पास होते हैं, तो जितना कोई पास पास होता है उतना ज्यादा उसका अट्रैक्शन होता है उस पर। कोई चीज जब दूर चली जाती है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ठोसों के कणों के मध्य अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यानी आकर्षण बल अधिक होगा। द्रव के थोड़ा कम होगा और गैस के सबसे कम होगा। गैस के कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है, क्वेश्चन अगर आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि कणों में गतिज ऊर्जा शून्य के, जैसे कि ठोस है तो ठोस में देखिए हमने क्या जाना कि ठोस के कणों के मध्य गैप नहीं होता है, यानी आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो देखिए जब गैप नहीं होगा तो वो क्या है, एक दूसरे में क्या है, गति करने के लिए। देखिए तीसरा पॉइंट है कि कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है, किसमें, ठोस के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा शून्य होती है। उसका रीजन ये है कि ठोस के कण जो है बहुत एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो कण में बेटा जी क्या है, कण में स्पेस ही नहीं है, ठीक है, मूव करने के लिए, तो करेगी कहाँ। दूसरा फिर जो ठोसों की तुलना में द्रवों में थोड़ा गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, द्रव के कणों में, क्योंकि द्रवों में गैप बढ़ गया तो द्रव के कण ज्यादा गति से आगे बढ़ सकते हैं। और गैस के कणों की जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, चौथा पॉइंट जो है कि जो ठोस है उनका जो आयतन होता है, आयतन यानी वॉल्यूम, और जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोसों का आयतन और ठोसों का आकार जो है वो निश्चित होता है बेटा जी। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें लिक्विड की तरफ यानी द्रवों की तरफ, तो द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। अब ये समझेंगे कैसे। देखिए मान लीजिए आप दूध लेकर आए, ठीक है, एक सेकंड, मान लीजिए आप दूध लेकर आए मार्केट से, और उसमें क्या हुआ, आप मान लीजिए बोतल में लेकर आए थे दूध, ठीक है, 1 लीटर था ये। अब आपने घर पे आके एक भगोने में उसको पलट दिया 1 लीटर को। तो देखिए आयतन तो चेंज नहीं हुआ दूध का, लेकिन आकार चेंज हो गया। तो द्रव जो है जिस चीज में डाला जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। इट मीन्स द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, जैसे पानी को हम बोतल में भी रख सकते हैं, बाल्टी में भी रख सकते हैं, मग्गे में भी रख सकते हैं। इसी तरह हम बात करें अगर गैस की, तो देखिए गैस में ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। देखिए गैस कितना भी आयतन घेर सकती है और गैस का कोई आकार तो होता ही नहीं है। ठीक है, बस। तो ये 4 पॉइंट थे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी ये असंपीड्य टाइप के होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता। क्यों है रीजन, वो यही है क्योंकि हमने पढ़ा कि ठोस के कण जो हैं, ठोस के कण जो हैं बेटा जी वो एक दूसरे के पास पास में होते हैं, एक दूसरे के पास पास में होते हैं, तो घनत्व जो है अधिक हो गया और इनको असंपीड्य है, मतलब दबाया नहीं जा सकता है। मैंने डायग्राम भी बना दिया है आपके लिए।
उसके बाद अगर हम द्रवों की तरफ चले तो जो घनत्व है वो ठोसों की अपेक्षा कम हो जाएगा और हम उनको थोड़ा कंप्रेस यानी दबा सकते हैं, इसको, द्रवों को। उसके बाद यदि हम बात करें गैस की, तो गैस में घनत्व सबसे कम होता है, गैस के कणों का, गैस का सबसे कम घनत्व होता है, तो इनको आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे गैस सिलेंडर में आसानी से दबाकर गैस भर दी जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि तापमान के कारण, ठीक है, टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण यानी दाब के कारण हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है। फिर आगे है कि जो जल होता है, जल, जल देखिए जी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जो वाटर है वो तीनों स्टेट में रह सकता है, ठोस में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, द्रव में और गैसियस में भी रह सकता है। जैसे ठोस में वो बर्फ है, द्रव में वो पानी है और गैस में वाटर वेपर है यानी वाष्प है। तो आगे चलते हैं कि तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम तापमान परिवर्तित करें तो जो किसी पदार्थ के कण हैं, किसी पदार्थ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम ठोस का एग्जांपल लेकर चलेंगे। ठोस का, जब हमने किसी ठोस का टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे क्या होगा, जो उसके कण थे, जो उसके कण थे उनकी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी, पहला पॉइंट। दूसरा है, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर कण तेजी से कंपन करेंगे। तेजी से क्या करेंगे, कण कंपन करेंगे तेजी से। गतिज ऊर्जा जैसी बढ़ेगी, कण क्या करेंगे, तेजी से कंपन करने लगेंगे, किसके, ठोस की। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कणों के मध्य आकर्षण बल को कम करेगी। जैसे हमने ये भी तो पढ़ा है कि कणों के मध्य कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो जब एनर्जी जाएगी, जैसे मान लीजिए चार्ज हो गया, इस पे एनर्जी आ गई, इस पे भी आ गई, तो ये अब क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अट्रैक्शन फोर्स को कम करने की कोशिश जरूर से करेंगे। आगे चलते हैं, कण अपनी प्राप्त अवस्थाओं को छोड़ मुक्त रूप से गतिशील होने लगता है। यानी अब क्या करा उसने भाई, किसी को एनर्जी मिल गई, ठीक है, एक कण को एनर्जी मिल गई, इसको भी, इसने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक किया और अब वो फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि कणों के मध्य स्पेस बढ़ने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, बढ़ने लगा है। तो वह अपनी अवस्था आने लगती है, वह अवस्था आने लगती है जब ठोस पिघलता है और द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है कि ठोस ने अट्रैक्शन फोर्स तोड़ा, वो पिघला और वो किस में चेंज हो गया, द्रव में चेंज होने लगा। इसे ही कहते हैं कि तापमान के कारण किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, एमपी जिसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु की बात में, गलनांक बिंदु के बारे में बेटा जी हम बात करेंगे। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदलने लगता है उसे किसी का एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। और किसी अन्य पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगेगा, जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, उसके बाद चलेंगे कि किसी ठोस का गलनांक बिंदु क्या दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक बिंदु बेटा जी ये दर्शाता है कि ठोस के कणों के मध्य कितना ज्यादा बल यानी कितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा कणों के मध्य उतना ज्यादा उसका गलनांक होगा। क्योंकि गलनांक का मतलब तोड़ना ही तो है, ब्रेक ही तो करना है। फ्यूजन कहते हैं इसको, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। उसके बाद है जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, तो वह ऊर्जा चली कहाँ जाती है। अब ये क्वेश्चन है कि जब कोई ठोस पिघला, ठीक है, एक ठोस है हमारे पास, वो पिघल गया, ठीक है, पिघल गया, तो उसका जो तापमान हमने बढ़ाया था वो कहाँ चला गया, तो वो कहाँ चला गया, वो चला गया अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने। कहाँ चला गया, अट्रैक्शन फोर्स को। ठीक है, ठोस ने एनर्जी ली, अब वो क्या करेगा, अपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करेगा और फ्रीली मूव करना चाहेगा द्रव की तरफ। जैसे द्रव के कण फ्रीली मूव करते हैं ऐसा करना चाहेगा। तो जो ऊर्जा आ रही थी पहले तो वो इसको गतिशील करने में लग जा रही थी, इसको कुछ करने में, लेकिन बाद में जो ऊर्जा आई वो क्या करना चाहता है, ब्रेक करके फ्री होना चाहता है।
ठीक है। देखिए एक है गलन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा जी किसे कहते हैं? एक केजी ठोस को एक केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किस पर? वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब पर। तो वायुमंडलीय दाब पर एक केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा ज्यादा होती है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में, क्योंकि जल के कणों के पास क्या होती है बेटा? गुप्त ऊष्मा होती है। तो गुप्त ऊष्मा के कारण उनकी ऊष्मा ज्यादा होती है, जबकि बर्फ के कणों की इतनी ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ये रीजन है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हमने गलनांक की बात करी, उसके बाद हम बात करेंगे क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलना शुरू कर दे और क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस कोई ठोस सॉरी कोई द्रव कोई द्रव ठीक है, कोई द्रव उबलना शुरू कर दे वायुमंडलीय ताप पर, वो उसका बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक बातें क्यों नहीं हुई? आगे चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ कि दाब में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। यदि हम दाब में परिवर्तन करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है आरोपित दाब और ताप में कमी किसी गैस को द्रवित करती है। यदि हम किसी गैस पर उच्च दाब लगा रहे हैं और निम्न ताप लगा रहे हैं तो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण यानी इंटर कन्वर्जन, ये ध्यान से सुनना है ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज ध्यान से सुनना। ये वाली चीज ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए ठोस है हमारे पास, तो बेटा ठोस को जब हम द्रव में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें फ्यूजन करना पड़ता है। फ्यूजन यानी उसको ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने तापमान वाले में पढ़ा था, तापमान के प्रभाव में किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमें उसको फ्यूज करना पड़ेगा, यानी इसके कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि इसका अपोजिट, जैसे किसी द्रव को अगर ठोस में बदलना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन यानी कि ठोसीकरण। ठोसीकरण या ठोसीकरण। ठीक है, उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी ठोस से इसमें चेंज होना है गैस में, किसी ठोस को सीधे गैस में चेंज करना है तो ठोस से सीधे गैस में जाने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन इसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो जब कोई ठोस जब कोई ठोस क्या करे? सीधे ही सीधे ही द्रव में परिवर्तित हुए बिना किसमें चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, तब उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर इसका एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलेंगी। अगर किसी गैस को हमें चेंज करना हो ठोस में तो उसे कहते हैं बेटा निक्षेपण। निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन, गैस को इकट्ठा करके ठोस में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हमें किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करना हो तब क्या करेंगे? तो हम द्रव को क्या करेंगे? बाष्पीकरण कर देंगे, बाष्पीकरण करा देंगे, इवेपोरेशन जिसे कहते हैं। और किसी गैस को द्रव में चेंज करना है तो उसे संघनित कर देंगे, संघनित कर देंगे। ठीक है, संघनित कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बाष्पीकरण या इवेपोरेशन या बाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए बाष्पीकरण में क्या है कि किसी द्रव का गैस में बदल जाना। जैसे कोई लिक्विड था वो गैस में चेंज हो गया और किसी तापमान पर, ठीक है, जो उसके क्वथनांक बिंदु से नीचे हो। तो किसी द्रव का अपने क्वथनांक बिंदु से नीचे वाले तापमान पर किसमें चेंज हो जाना? सीधे गैस में चेंज हो जाना, वो बाष्पोत्सर्जन या इवेपोरेशन या बाष्पीकरण कहलाता है।
सबसे मेन चीज है कि इसको जो अफेक्ट करने वाले कारक हैं वो क्या क्या है। देखिए, अगर एक होता है सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी चीज का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, किसी चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसका वाष्पीकरण जल्दी होने लगता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि यदि हम प्याली में चाय पियेंगे, प्याली में चाय पियेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेयर टू गिलास के, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया कम है और प्याली में सरफेस एरिया ज्यादा है। जब ठोस के कणों को, सॉरी, जब द्रव के कणों को एरिया ज्यादा मिलेगा तो वो गैस में जल्दी चेंज हो जाएंगे, एनर्जी गेट करके, मतलब उस एरिया से एनर्जी लेकर जल्दी ही गैस में परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि तापमान में वृद्धि। अगर हम किसी के तापमान में वृद्धि करेंगे तो उससे कणों की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिशील ज्यादा हो जाएगा, गतिशील होकर वो द्रव से सीधे किसमें बदलना चाहेगा, गैस में, जल्दी से। ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्द्रता। अब देखिए, आर्द्रता समझिए, आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में बेटा क्या होता है कि जो हमारे एटमोस्फेयर है, वातावरण है, उसमें जो जल की बूंदें उपस्थित हैं, जल के कण जो उपस्थित हैं वायु में, उसको कहते हैं आर्द्रता। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो बाष्पीकरण हो रहा है और आसपास की वायु में जो वाष्प है यानी जल के कण है वो ज्यादा है, तो बाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर जल के कण कम है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु गति। ठीक है, विंड स्पीड कहते हैं इसको। तो वायु की गति यानी विंड स्पीड में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा। देखिए, जब तेज हवा चलती है तो हमने सबने सुना है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, उसका रीजन वाष्पीकरण है। क्योंकि तेज हवा चलेगी तो बेटा अगर आर्द्रता बढ़ी हुई है कहीं तो वो आर्द्रता को आगे ले जाएगी जल के कण को, और यहाँ पे हवा खाली हो जाएगी, क्योंकि हवा की एक लिमिटेशन होती है कि वो इतना ही जल ग्रहण कर सकती है। तो जब वायु चलेगी तो आर्द्रता आगे खिसका देगी वो, और क्या होगा, और क्या होगा, उससे बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, उससे बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि बाष्पीकरण में क्रिया में ठंडक महसूस, यानी जब किसी एरिया, किसी सरफेस से बाष्पीकरण होता है तब हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। देखिए, बाष्पीकरण के जरिए में क्या होता है कि जो लिक्विड के कण जो होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, वो एनर्जी लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं से, एनर्जी लेकर वो क्या होना चाहते हैं, वाष्प में बदलना चाहते हैं। तो जिस एरिया से एनर्जी लेंगे उससे एनर्जी चली जाएगी तो वो ठंडा नहीं हो जाएगा, ठंडक का महसूस होगा, यही रीजन है। ठीक है, ठंडक का महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। देखिए, सूती वस्त्र जो होता है वो पसीने को जल्दी सोख लेता है, और जल्दी सोख कर वो उसे कहाँ पे, वायु में क्या कर देता है, उसको छिड़क देता है वायु में। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में स्वेट नहीं आता है, हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। तो दोस्तों, ये था पूरा चैप्टर पदार्थ और इसके गुण। इससे कुछ टॉपिक अगर रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं दोबारा से इस पे वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट का वो सेशन होगा, क्योंकि ये देखने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये क्रैश कोर्स का आइडिया, ये क्रैश कोर्स के नोट्स आपको कैसे लगे, अगर ये आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।